वल्लभ भाई जावर भाई पटेल, जिन्हें भारत में प्रेम पूर्वक सरदार पटेल के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता थे। स्वतंत्र भारत के महान दूरदर्शी राजनेता, प्रशासक होने के साथ साथ प्रतिष्ठित वकील, बैरिस्टर तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे। उन्होंने आज़ादी के पश्चात 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भूमिका भी निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर आजादी के बाद भी सरदार पटेल का योगदान अविस्मरणीय रहा। पटेल जी के योगदान और दृढ़ व्यक्तित्व को देखते हुए इन्हें भारत का लौह पुरुष तथा भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में 2018 में गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पटेल जी को समर्पित की गई, जो कि देश की एकता में उनके योगदान को इंगित करती है। वास्तव में सरदार पटेल होना आसान नहीं है। एक मजबूत, अड़िग और दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व के धनी थे पटेल। प्रस्तुत प्रोग्राम में हम पटेल के योगदान पर चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिर किस प्रकार वे एक राष्ट्र निर्माता रहे और कैसे उन्होंने भारत को अखंडता के सूत्र में पिरोया। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में नाडियाड, गुजरात में हुआ। उनका जन्म लेवा पटीदार जाति के एक समृद्ध जमींदार परिवार में हुआ था। वे अपने पिता झवेर भाई पटेल एवं माता लाडबाई की चौथी संतान थे। सरदार पटेल के पिता झवेर भाई एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। गुजरात में सन 1829 में स्वामी सहजानंद द्वारा स्थापित स्वामी नारायण पंथ के वे परम भक्त रहे। 55 वर्ष की अवस्था के उपरांत उन्होंने अपना जीवन उसी में अर्पित कर दिया था। वल्लभ भाई पटेल ने स्वयं कहा था, मैं तो साधारण कुटुंब का था। मेरे पिता मंदिर में ही जिंदगी बिताते थे और वही उन्होंने पूरी की। वल्लभ भाई पटेल की माता लाडबाई अपने पति के समान एक धर्मपरायण महिला रही। वल्लभ भाई 5 भाई व 1 बहन थे। माता पिता के गुण, संयम, साहस, सहिष्णुता, देश प्रेम का प्रभाव वल्लभ भाई के चरित्र पर स्पष्ट रहा। पारंपरिक हिंदू माहौल में पले बड़े सरदार पटेल ने करमसद में प्राथमिक विद्यालय और पटेलाद स्थित उच्च विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उन्होंने अध्ययन ज्ञान स्वाध्याय से ही अर्जित किया। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और जिला अधिवक्ता की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जिससे उन्हें वकालत करने की अनुमति मिली। सन 1900 में उन्होंने गोधरा में स्वतंत्र जिला अधिवक्ता कार्यालय की स्थापना की और 2 साल बाद और खेड़ा जिले के बोरसत नामक स्थान पर चले गए। एक वकील के रूप में सरदार पटेल ने कमजोर मुकदमे को सटीकता से प्रस्तुत करके और पुलिस के गवाहों तथा अंग्रेज न्यायाधीशों को चुनौती देकर विशेष स्थान अर्जित किया। 1908 में पटेल की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उस समय उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। इसके बाद इन्होंने विधुर जीवन व्यतीत किया। वकालत के पेशे में तरक्की करने के लिए कृत संकल्प पटेल ने मिडल टेम्पल के अध्ययन के लिए अगस्त 1910 में लंदन की यात्रा की। वहां उन्होंने मनोयोग से अध्ययन किया और अंतिम परीक्षा में उच्च प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण हुए। फरवरी 1913 में भारत लौटकर सरदार पटेल अहमदाबाद में बस गए और तेजी से उन्नति करते हुए अहमदाबाद अधिवक्ता बार में अपराध कानून के अग्रणी बैरिस्टर बन गए। गंभीर और शालीन पटेल अपने उच्च स्तरीय तौर तरीकों और चुस्त अंग्रेजी पहनावे के लिए जाने जाते थे। वह अहमदाबाद के फैशन प्रेस गुजरात क्लब में ब्रिज के चैंपियन होने के कारण भी विख्यात थे। 1917 तक वे भारत की राजनीतिक गतिविधियों के प्रति उदासीन रहे। सन 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी से प्रभावित होने के बाद सरदार पटेल ने पाया कि उनके जीवन की दिशा बदल गई। वे गांधी जी के सत्याग्रह के साथ तब तक जुड़े रहे जब तक वह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के संघर्ष में कारगर साबित न हो गए। लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को गांधी जी के नैतिक विश्वासों व आदर्शों के साथ नहीं जोड़ा। उनका मानना था कि उन्हें सार्वभौमिक रूप से लागू करने का गांधी का आग्रह भारत के तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक है। फिर भी गांधी जी के अनुसरण और समर्थन का संकल्प करने के बाद पटेल ने अपनी शैली और वेशभूषा में परिवर्तन कर लिया। उन्होंने गुजरात क्लब छोड़ दिया और भारतीय किसानों के समान सफेद वस्त्र पहनने लगे तथा भारतीय खान पान को पूरी तरह से अपना लिया और यही से बदल गया सरदार पटेल का जीवन। अपनी इस यात्रा को आगे ले जाते हुए अब बात करते हैं उनके जीवन के अलग अलग आयामों, जिसने भारतीय राजनीति में उनका नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के आगमन से लेकर गृह मंत्री बनने के कालखंड
किस तरह उन्होंने भारत के जनमानस के लिए कार्य किए तथा अपने प्रयासों से देश की दशा और दिशा प्रभावित की। गुजरात के सूरत जिले के बारदौली तालुके में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आई जब 1926 में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व दरों में 30% की वृद्धि की घोषणा की। बारदौली सत्याग्रह गुजरात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरदार पटेल द्वारा फरवरी 1928 में शुरू किया गया। आंदोलन को संगठित करने के लिए सरदार पटेल ने पूरे तालुक में 13 छावनियों की स्थापना की तथा किसानों को बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व अदा करने से मना कर दिया। इसी अवसर पर पटेल ने कर मत दो का नारा दिया। इसी बीच गांधी जी बारदौली पहुंच गए। अंततः एक न्यायिक जांच बैठाई गई, जब्त जमीनें लौटा दी गई। तदुपरांत ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल समिति ने भू राजस्व में बढ़ोतरी 30% से घटाकर लगभग 6% कर दी। इस प्रकार बारदौली सत्याग्रह ने सरदार पटेल को गुजरात के नायक तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रखर नेता के रूप में उभारा। 1946 के दौर में भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में धर्म के आधार पर भारत के विभाजन की मांग तेजी से बढ़ रही थी। इसी बीच 16 अगस्त 1946 को जिन्ना द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा ने सांप्रदायिकता का नग्न रूप सामने लाकर रख दिया। ये वही दिन था जब कलकत्ता की सड़कें नर्क बन गई। अंततः वल्लभ भाई पटेल मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में बढ़ते मुस्लिम अलगाववादी आंदोलन के समाधान के रूप में भारत के विभाजन को स्वीकार करने वाले पहले कांग्रेस नेताओं में से एक थे, क्योंकि सांप्रदायिकता की अग्नि में पूरा उपमहाद्वीप जल रहा था। उन परिस्थितियों में विभाजन अपरिहार्य हो गया था। माउंटबेटन के 3 जून 1947 को विभाजन के प्रस्ताव पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पटेल ने कहा, मैं मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के अपने भाइयों के डर की पूरी तरह सराहना करता हूँ। भारत का बंटवारा किसी को अच्छा नहीं लगता और मेरा दिल भारी है, लेकिन चुनाव एक विभाजन और कई विभाजनों के बीच है। हमें तथ्यों का सामना करना चाहिए। हम भावुकता को रास्ता नहीं दे सकते। हम इसे पसंद करें या ना करें, वास्तव में पाकिस्तान पहले से ही पंजाब और बंगाल में मौजूद है। इन परिस्थितियों में मैं एक कानूनी पाकिस्तान को प्राथमिकता दूंगा जो लीग को अधिक जिम्मेदार बना सकता है। आज़ादी आ रही है, हमारे पास 75 से 80% भारत है जिसे हम अपनी प्रतिभा से मजबूत बना सकते हैं। इसी प्रकार भारत में जहां एक ओर कुछ लोग स्वतंत्रता मिलने की खुशियां मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर शरणार्थियों और अल्पसंख्यकों को विभाजन का सबसे अधिक मूल्य चुकाना पड़ा था। ज्ञानेंद्र पांडे के अनुसार केवल दिल्ली में ही 1947 से 1948 के बीच लगभग 50,000 हिंदू और सिख शरणार्थियों ने शरण ली। तत्पश्चात सरदार पटेल ने शरणार्थियों की समस्या को गंभीरता से हल किया। उन्होंने शांति को प्रोत्साहित करने के लिए राहत और आपातकालीन आपूर्ति के आयोजन, शरणार्थी शिविर स्थापित करने और पाकिस्तानी नेताओं के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने का बीड़ा उठाया। कुछ शरणार्थियों को शरणार्थी कैंपों में रखा गया। ग्रामीण और शहरी शरणार्थियों को उनके अनुसार सहायता देकर पुनर्वास किया गया। स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात भारत के सामने एक अन्य बड़ी समस्या राजवाड़ों से संबंधित थी। गांधी ने पटेल से कहा था, रियासतों की समस्या इतनी कठिन है कि आप अकेले ही इसे हल कर सकते हैं। अंततः 1947 में वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन ने राजवाड़ों की समस्या का अंतिम समाधान करने का निश्चय किया। इस परियोजना में उन्हें लगभग 2 वर्ष लगे। लगभग 550 रियासतों में से उनके राजाओं को कर मुक्त विशेष अधिकार और अन्य लाभ पेंशन देकर राजवाड़ों से हटा दिया गया। किंतु मेनन के अनुसार सभी रियासतें इस शांतिपूर्ण क्रांति में खुशी खुशी शामिल नहीं हुई। प्रतिरोध करने वाली रियासतों में मुख्यतः 3 जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद रियासतें शामिल थी। प्रथम, जूनागढ़ का शासक महावत खान पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, जबकि उसकी हिंदू जनता भारत में। इस प्रकार पटेल ने जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ का भारत में विलय कर लिया। द्वितीय, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान किसी भी डोमिनियन में शामिल ना होकर अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे, किंतु इसी दौरान पाकिस्तान की कबायली सेना द्वारा कश्मीर पर आक्रमण कर दिया गया। फलस्वरूप महाराजा हरि सिंह को विवश होकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े। तत्पश्चात कबायलियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना जम्मू कश्मीर भेज दी गई और कश्मीर भारत में शामिल हो गए।
तृतीय, हैदराबाद का निजाम अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के पक्ष में था, यद्यपि उसकी बहुसंख्यक जनता भारत में शामिल होने की इच्छुक थी। अंततः उसने हैदराबाद को भारत में सम्मिलित करने के पक्ष में तीव्र आंदोलन आरंभ कर दिया। निजाम आंदोलनकारियों के प्रति दमन की नीति पर उतर आया। अंततः 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेनाएं हैदराबाद में प्रवेश कर गईं और 18 सितंबर को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार 1949 में हैदराबाद को भी भारत में सम्मिलित कर लिया गया। रियासतों के विलय के पश्चात भी कुछ समस्याएं थी। अलग अलग रियासतों को श्रेणीबद्ध करके भारतीय संघ में शामिल करना था। पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन ने इस कार्य का निर्वहन बड़ी कुशलता के साथ किया। विभिन्न रियासतों को अलग अलग श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया गया। प्रारंभ में रक्षा, संचार तथा विदेशी मामलों के मुद्दों पर ही रियासतों का विलय किया गया था, किंतु कुछ समय पश्चात इनको पूर्ण रूपेण भारत में सम्मिलित कर लिया गया तथा भारत की राजनीतिक व्यवस्था का अंग बना लिया गया। भारत की संविधान सभा में वरिष्ठ सदस्य होने के नाते सरदार पटेल संविधान को आकार देने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे प्रांतीय संविधान समितियों के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रांतों के लिए एक मॉडल संविधान का संचालन किया, जिसमें राज्यपाल के लिए सीमित शक्तियां थी। ऐसा उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया था। इसके अतिरिक्त वे मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्षता कर रहे थे। पटेल ने यह प्रावधान दृढ़ता के साथ पेश किया था कि राज्य, धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही कुओं, तालाबों, घाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक रिसोर्ट जैसे आदि स्थानों पर निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा। पटेल ने नेतृत्व में सलाहकार समिति ने इसे माना कि अस्पृश्यता के उन्मूलन को मौलिक अधिकारों में महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए और उनका मानना था कि यह खंड उचित तरीके से तैयार किया गया है, इसमें कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। आजाद भारत में सरदार पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सिविल सेवाओं के महत्व को बखूबी समझा और भारतीय संघ के लिए उसकी निरंतरता को आवश्यक बताया। उनके अनुसार सिविल सेवाएं एक देश को प्रशासित करने में अहम भूमिका निभाती है, न केवल कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखने में, बल्कि उन संस्थानों को चलाने में जो एक समाज को बाध्यकारी सीमेंट प्रदान करते हैं। इसलिए पटेल ने भारतीय सिविल सेवाओं को भारत का स्टील फ्रेम की संज्ञा में विभूषित किया और भारतीय परिदृश्य के अनुसार इसमें थोड़ा परिवर्तन भी किया गया। सरदार पटेल जी का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो सरदार पटेल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महान हस्ती थे। पटेल जी की दृढ़ शक्ति, दृढ़ कार्रवाई की क्षमता, तीव्र निर्णय लेने की क्षमता, राष्ट्र गौरव की भावना और कुशल वाक्पटुता उनके मजबूत और ठोस व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम थे जो उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाते हैं। सरदार पटेल ने गांधीवादी आंदोलन में जीवित भूमिका निभाते हुए आजाद भारत के एकाकीकरण में अखंडता बनाए रखने में सर्वोपरि योगदान दिया, जिसके बाद इतिहासकारों और जीवनकारों ने उन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया से पुकारा। ऐसी और दिलचस्प कंटेंट के लिए MATV न्यूज़ को फॉलो करें।